नमस्ते बच्चों। हमने अपनी लास्ट क्लास में फिनोल की बेंजीन वलय पर होने वाली अभिक्रियाओं की बात की थी। अब उन अभिक्रियाओं में हम आगे अभिक्रियाओं की बात करते तो ध्यान रखना बेटा, आज की क्लास में जो अभिक्रिया पढ़ेंगे वो सब नेम रिएक्शन है। और आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम में ये नेम रिएक्शन है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ ली और कौन कौन सी अब हम पढ़ेंगे। तो अपना जो सेकंड टॉपिक चल रहा था फिनोल वाले टॉपिक में क्या लिखा था बेटा, फिनोल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। फिनोल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, इसमें नंबर 1 अभिक्रिया बेटा आपने कौन सी पढ़ी थी, सल्फोनीकरण। नंबर 1 पे सल्फोनीकरण, नंबर 2 पे नाइट्रीकरण, नंबर 3 पे ब्रोमीनीकरण और नंबर 4 पे हम बात करें तो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। और ये फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी आपने 2 प्रकार की पढ़ी थी। एक आपकी थी एल्किलीकरण अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया है आपकी एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो बेटा हमने इतनी अभिक्रिया बात कर ली थी, अब हम इनसे आगे बात कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया तो कल मैंने आपको डिटेल से समझा दी थी अपनी ऑनलाइन क्लास में, आपने इसको अच्छी तरीके से समझ भी लिया था। काफ़ी बच्चों के कल आंसर भी आए थे, तो लगा कि काफ़ी हद तक आपको समझ में आने लग गई है। इसके बाद बेटा अब हम यहाँ से आगे नेम रिएक्शन की बात करें तो बेटा एक एक नेम रिएक्शन को चाहे टाइम लग जाए, एक और रिएक्शन 2 जाए, लेकिन समझने ढंग से है, क्योंकि यहाँ से जो नेम रिएक्शन है उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको मिटा रहा हूँ बेटा। उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं। तो अपनी रिएक्शन है बेटा कौन सी, आप फिर पुनर्विन्यास अभिक्रिया नंबर 5 पे आती है, फिर पुनर्विन्यास अभिक्रिया, नाम लिखा हुआ फिर पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में बेटा क्या होता है, इसके लिए मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आप इजीली समझ जाओगे कि फिनोल की क्रिया या अभिक्रिया, फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर, फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर फेनिल एसीटेट बनता है। तो बड़ा बड़ा 8 आ गया। 8 किसका अनुलग्न होता है, एस्टर का। तो यहाँ एस्टर बनेगा, फेनिल एसीटेट बनता है। फिर आगे बात करें कि इस फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन, इस फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन में उपस्थित AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी, ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। फिर से रिएक्शन की बात करें बेटा, फिर से पुनर्विन्यास। बेटा पुनर्विन्यास का मतलब इसमें रीअरेंजमेंट होता है, वापस से जो कंपाउंड बनता है उसके कुछ समूह चेंज होते हैं, उसके लिए शब्द आता है पुनर्विन्यास। तो नाम दिया फिर्स, वैज्ञानिक के नाम पे है, तो फिर्स पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हमने क्या किया
कि फिनॉल की अभिक्रिया, बेटा किसकी, फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया मैंने किससे करवाई, एसिटिल क्लोराइड से। अब बेटा कुछ चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यहाँ गलती ना हो कि हम बात करें जैसे ये फिनॉल है, अभिक्रिया थोड़ी बड़ी है तो बेटा इधर लिख लेते हैं OH, ये फिनॉल हो गया। अब इस फिनॉल की क्रिया अगर मैंने एसिटिल क्लोराइड से करवाई और किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, तो ये अभिक्रिया हो गई फिडलक्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया, पढ़ी थी हमने लास्ट वीडियो में, आपने कहा। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होने पर बेंजीन वाले से यहाँ से H यहाँ से H जाएगा और ये यहाँ से Cl बार चला गया और ये एसिटिल समूह है वो ऑर्थो या पैरा स्थिति पे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैंने क्या लिखा है, ये केवल इस कंडीशन में अभिक्रिया करवाई है, निर्जल AlCl3 हमने यहाँ पर नहीं लिया है कि फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर तो सिद्ध अभिक्रिया होगी। तो इसमें क्या होगा बेटा कि आपका यहाँ से H, फिर से लिख दो इसको वापस से, यहाँ से बेटा आपका H और यहाँ से Cl, HCl बाहर हो गया और ये समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या कंडीशन आई बेटा आपकी, OC डबल बॉन्ड OCH3 कंडीशन आ गई। अब देखो गौर से, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि C डबल बॉन्ड O और ये O, अगर ये कंडीशन होती है तो उसको हम एस्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एस्टर। तो देखो यहाँ पर ये कंडीशन है या नहीं, इसमें स्थिति ऐसी है कि है, तो ये एस्टर हो गया। अब एस्टर के नाम में मैंने एक विशेष बात कही थी कि जो इस O से जुड़ा होता है उसको प्रतिस्थापी के रूप में एल्किल और बेंजीन वाले तो फेनिल हो जाएगा। अब ये फेनिल और इसको आपने नाम दिया एसीटेट, तो ये आपका यहाँ पर क्या बन गया बेटा, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट बना दिया बेटा। अब इस फेनिल एसीटेट को मैंने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 उपस्थित है, नाइट्रोबेंजीन में घुली AlCl3 के साथ मैंने इसको क्या किया बेटा, गर्म किया। ये जो फेनिल एसीटेट है, लिखा था ना यहाँ पे कि इस फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन में उपस्थित AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बेटा यहाँ पर पुनर्विन्यास होगा। अब पुनर्विन्यास का मतलब समझना यहाँ से कि देखो बेटा यहाँ पर H है या नहीं, मैंने कहा आवश्यकता हो तो दिखा सकते हो, यहाँ पर भी आपका एक H होता है। तो इस कंडीशन में दो कंडीशन आपको यहाँ पे एक याद करनी है कि जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करते तो आपको याद रखना है, यदि आपने 333 या उससे कम ताप पर गर्म किया, 333 या उससे कम ताप पर गर्म किया तो होगा क्या कि यहाँ वाला जो H है, पैरा पर H है, अगर नहीं आए तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते। ये नाम क्या दिया बेटा इसका मैंने, फेनिल एसीटेट। तो जो पैरा पर जो H है वो H तो बेटा देखो यहाँ चला जाएगा, OH फिनॉल बन जाएगा, और ये जो समूह है वो आपका यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इसकी कंडीशन कैसे से बताओगे आप, यहाँ बता रहा हूँ बेटा, ये समूह है आपका OC डबल बॉन्ड OCH3 था और यहाँ पर आपने क्या लिखा बेटा, H लिखा। तो अब क्या होगा कि ये समूह यहाँ से ये H यहाँ से हटा और इसको हटा के यहाँ पर तो क्या जुड़ गया H और यहाँ C डबल बॉन्ड OCH3 समूह जुड़ गया, तो पहला कंडीशन पर जुड़ गया। अब अगर आपने इस कंपाउंड को 433 या उससे अधिक ताप पे गर्म किया, या आपने उसको 433 या उससे अधिक ताप पे गर्म किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऑर्थो पे जुड़ेगा, ये H है वो यहाँ चला जाएगा और ये समूह कहाँ जाएगा, नीचे। तो कंपाउंड कैसे बनेगा बेटा, OH C डबल बॉन्ड OCH3 बन गया। लास्ट में समूह बेटा बिल्कुल नज़र आ रहा होगा,
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन बन गई। अब इन दोनों के नामकरण की बात कर लें, नामकरण की बात कर लें तो बेटा सीधी सी बात है कि इसके नाम आपने पहले भी पढ़ लिया है कि देखो C डबल बॉन्ड O, तो ये इस समूह को आप क्या बोलते हैं, कीटोन। C डबल बॉन्ड O का जो समूह है, इस समूह को आपने क्या नाम दिया, कीटोन। कीटोन बन गया। अब इसमें कीटोन इस एल्कोहल की तुलना में मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो ये क्या हो गया बेटा, प्रतिस्थापी हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे क्या हो गया, प्रतिस्थापी। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइड्रोक्सी। क्या नाम दिया, हाइड्रोक्सी। कितने नंबर पे, 4 का, तो पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी। और इसको आपने नाम ही दे दिया एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, तो क्या नाम हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और यदि इसी कंपाउंड को हमने 433 या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया तो ये ऑर्थो कंडीशन पे जुड़ जाएगा। कौन सी कंडीशन पे बेटा, ऑर्थो कंडीशन पे जुड़ जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो आपको फिर से पुनर्विन्यास एक वैज्ञानिक के नाम पे अभिक्रिया है। इसमें जो आपका फेनिल एसीटेट है, इसके पुनर्विन्यास से, पुनर्विन्यास का मतलब ये H यहाँ चला जाता है और समूह में चेंजिंग होगी। पुनर्विन्यास के द्वारा, रीअरेंजमेंट के द्वारा ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। इसके बाद में बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे बात करें। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब देखो बेटा, इसी रिएक्शन को जो मैंने यहाँ लिखी है, थोड़ी सी साइड में जगह कम होने से शायद आपको ढंग से नहीं समझ में आई, तो मैं यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर फिर से वापस समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके माइंड में बात कैसे रहनी चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो फिर से पुनर्विन्यास में हमने माइंड में एक बात कर ली कि फिनोल की क्रिया किससे करवा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड से। अब एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला आप जानती हो, CH3COCl, उल्टा लिख लो उसको, Cl C डबल बॉन्ड OCH3, उल्टा लिखा। अब सीधी सी बात है कि यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर चला गया। इस समूह को आपने बेंजीन वलय के ऊपर, इस समूह को आपने बेंजीन वलय के ऊपर जोड़ दिया, तो कंडीशन क्या होगी, देखो ये हो, अब जोड़ दो इसको, C डबल बॉन्ड OCH3। अब आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि बेटा इसको तो आपने क्या नाम दिया था, फिनोल। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। इसका क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड। अब देखो बेटा C डबल बॉन्ड O, क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं एसिटेट, मतलब एस्टर बोलते हैं। तो इस एस्टर का नाम क्या लिखा था हमने, फेनिल एसिटेट। अब बेटा मैंने क्या किया, इस फेनिल एसिटेट को नाइट्रोबेंजीन में उपस्थित AlCl3 के साथ, इस फेनिल एसिटेट को नाइट्रोबेंजीन में उपस्थित AlCl3 के साथ, इसका निशान जानती हो, मतलब गर्म किया। तो गर्म करने में भी दो कंडीशन यहाँ पे आपके लागू हो गई है कि अगर आपने टेम्परेचर 333 केल्विन या उससे कम रखा, कम 333 केल्विन या उससे कम टेम्परेचर है, तो क्या होता है बेटा, जो सीधी सी बात ये थी कि यहाँ पर आपका क्या होगा, एक H होगा, H समूह होगा। तो ये COCH3 वो तो यहाँ आ जाएगा और ये H ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो कंडीशन में क्या बनेगा आपका, अब देखो इस H को मैंने इस O के साथ जोड़ दिया तो क्या हो गया, OH, और इसकी कंडीशन मैंने लगा दी यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3,
यह आपका एक कंपाउंड बन गया। लेकिन यदि आपने इस रिएक्शन को 433 केल्विन या उससे अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया तो ऑर्थो वाला कंपाउंड बनेगा। ऑर्थो में क्या होगा बेटा कि ये जो H है, ये H यहाँ जुड़ जाएगा और C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड OCH3 यहाँ पे आपके जुड़ जाएगा। तो कंडीशन कैसे आएगी बेटा, OH, तो क्या था ये O, यहाँ से H जोड़ दिया तो यहाँ पे हो गया OH, और ये COCH3 यहाँ जुड़ गया COCH3। तो ये दो कंपाउंड आपके बन गए। अब बेटा इनका नाम के लिए मैं फिर से बात करता हूँ, क्योंकि नाम की कन्फ्यूजन आए तो आपको याद क्या करना है कि देखो C डबल बॉन्ड O कीटोन हो गया, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, पूरा मुख्य हो जाएगा। तो OH क्या हुआ, प्रतिस्थापी। अब काउंटिंग मुख्य क्रियात्मक समूह से करते हैं तो 1 2 3 4। अब 4 का मतलब हाइड्रोक्स, 4 का मतलब पेरा हो गया। अब पेरा पे OH को अगर प्रतिस्थापी मानोगे तो आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम मैंने क्या दे दिया, पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा हाइड्रोक्सी, पेरा हाइड्रोक्सी। और देखो इसको बोलते हैं हम एसिटोफिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, तो पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। अब ये कंडीशन बेटा कहाँ पे है, यहाँ से लेंगे तो 1 और ये 2, तो ये 2 पर हो गया, 2 का मतलब ऑर्थो हो जाएगा। तो इसका सेम नाम क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। क्या नाम हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। तो बेटा ये फिर से रिएक्शन थी, मैंने आपको कंप्लीटली इजी लेवल में इसको, तो बेटा आपने इसको एकदम इजी लेवल में समझ लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अगली नेम रिएक्शन की बात करें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं बेटा, कि जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी हम बात कर लेते हैं बेटा। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है नंबर बेटा 26 में, उसका नाम हम लिख रहे हैं फॉर्मिलीकरण। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बेटा, नंबर 6 पे फॉर्मिलीकरण। बेटा फॉर्मिलीकरण का मतलब क्या होता है कि जब बेंजीन वाले पर फिनॉल है, फिनॉल में जो बेंजीन वाले है उस बेंजीन वाले पर जब एल्डिहाइड समूह जुड़ता है, तो एल्डिहाइड CHO समूह जुड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। फॉर्मिलीकरण का मतलब फिनॉल में बेंजीन वाले पर, फिनॉल में बेंजीन वाले पर CHO समूह है का जुड़ना या ऐड होना फॉर्मिलीकरण कहलाता है। और इसके लिए निम्न अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है, जिसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है जिसका नाम आपने सुना होगा, नंबर 1 राइमर टीमान अभिक्रिया। क्या लिखा है, राइमर टीमान अभिक्रिया। तो बेटा रायमंड टीमान अभिक्रिया तो हमने पहले भी पढ़ी है, आज हम वापस से इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, रायमंड टीमान अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था बेटा, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, और साथ में क्या क्षार बेस था NaOH या KOH के साथ करवाते हैं, तो फिनॉल की ऑर्थो कंडीशन पे, ऑर्थो स्थिति पे एक एल्डिहाइड समूह CHO जुड़ जाता है, जिसे हम सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए पहले लैंग्वेज लिखते हैं, फिर हम समीकरण की बात करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं हम कि बेटा फिनॉल की अभिक्रिया, क्या लिखा है, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ कराने पर
फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ कराने पर कौन सी स्थिति पर आपका एल्डिहाइड समूह जुड़ेगा बेटा? कौन सी स्थिति पे? और तो स्थिति पे। तो क्षार के साथ कराने पर बेंजीन वाले की ऑर्थो स्थिति पर, क्या लिखा है? बेंजीन वाले की ऑर्थो स्थिति पर बॉन्ड CHO समूह जुड़ जाता है। बॉन्ड CHO समूह जुड़ जाता है और सैलिसैल्डिहाइड बेटा, इसका सादा नाम, आप ये भी सादा नाम है, और किस नाम से इसको लिख सकते हैं कमेंट्स में ज़रूर बता दें। तो और सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप क्या कह सकते हो बेटा? रायमर्ट-टीमान अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? रायमर्ट-टीमान अभिक्रिया। तो हमने लिखा क्या है कि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जानती हो, CHCl3, और क्षार के साथ कराने पर बेंजीन वाले की ऑर्थो स्थिति पर एक CHO। जो बेटा फॉर्मुलीकरण के अंदर जितनी भी अभिक्रिया पढ़ेंगे उन सब में क्या जुड़ेगा? CHO जुड़ता है और सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब बेटा हम इस रिएक्शन की बात करें, इसको डिटेल से समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये फिनोल है, इस फिनोल लिख दिया। अब इस फिनोल की क्रिया बेटा हम किससे करवा रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा? CH1 2 3। कितने सीएल जोड़ दिए? 3 सीएल जोड़ दिए। तो क्लोरोफॉर्म और साथ में क्या लिए? क्षार। अब क्षार के रूप में NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH या हम क्या काम लिख सकते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। 3 Cl है, तो मैंने यहाँ पर कितने KOH ले लिए बेटा? 3 KOH। ये तो आपने जिसके अनुसार आपने बोला था वैसे मैंने लिख दिया कि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई। तो अब जो बेटा बनता क्या है? 3 K के साथ 3 Cl बाहर चले गए। 3 K के साथ 3 Cl बाहर चले गए। तो हमने क्या बात की बेटा? 3 K के साथ 3 Cl बाहर चले गए। तो इसका मतलब क्या बाहर हो गया? -3 KCl बाहर हो गया। अब देखो बेटा आगे ये हो गया। अब देखो इसकी और तो कंडीशन पे CHO समूह जोड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक H जोड़ दिया। ये ऑर्थो है तो यहाँ एक H रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो बेटा क्या होता है कि एक H यहाँ से, एक H यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ से H। ये H नहीं जाएगा बेटा, यहाँ से जल का अणु तो बाहर निकालना, ये तो रहेगा OH। तो ये H और इतना समूह यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 H और 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब 2H2O, 2 जल के अणु क्या हुए बेटा? बाहर चले गए। तो 4 H और 2 ऑक्सीजन। अब देखो बेटा बच्चा क्या, यहाँ से H बाहर गया तो यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब वहाँ पर CHO एल्डिहाइड समूह जोड़ दो। तो कंडीशन देखो ऐसे बनेगी आपकी, ये बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले के ऊपर OH और यहाँ से देखो एक तो C, एक H और एक ये O, ये जुड़ गया। इस कंपाउंड को, इस संरचना को आप क्या बोलते हो?
सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। इसको देखो, अब ये एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह है तो 1 2, तो इसको हम और भी क्या बोल सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन वाले के ऊपर CHO हो तो बेंजेल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बोल सकते हैं। और वैसे पर्टिकुलर नाम हमने देख लिया है, क्या नाम है इसका बेटा, सैलिसैल्डिहाइड। क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। तो बेटा ये कौन सी अभिक्रिया हमने बात की है, रायमंड टीमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया की बात की है, रायमंड टीमान अभिक्रिया। तो देखो बेटा, रायमंड टीमान अभिक्रिया अपने इस चैप्टर में हमने पढ़ ली, पिछले वाले चैप्टर में भी आई थी, तो 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब है कि 2 बार आने का मतलब अपने लिए ज़्यादा और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो बेटा विशेष कर कहना हो कि इसको बिल्कुल याद कर लेना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंपल सी लैंग्वेज थी, समीकरण मैंने आपको समझा दी कि फिनॉल की अभिक्रिया, देखो यहाँ से फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, क्षार के रूप में KOH या NOH, क्षार के रूप में KOH ले लिया, तो फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और KOH की अभिक्रिया करवाई, तो 3 K के साथ 3 Cl बाहर, 2 जल का अणु बाहर और CHO समूह हमने यहाँ जोड़ दिया, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या हमें यहाँ सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। इसके बाद अब बेटा हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें तो फिनॉल के फार्मेलीकरण की दूसरी अभिक्रिया का जो नाम है वो क्या है बेटा, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। क्या लिखा बेटा, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। तो बेटा इस अभिक्रिया में क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं डिटेल से आराम से, कि फिनॉल की अभिक्रिया, किसकी, फिनॉल की अभिक्रिया HCN, क्या बोलते हो, हाइड्रोजन साइनाइड। तो फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड तथा HCl के साथ कराने पर, तो फिनॉल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे बेटा, HCN हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन, प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर, प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या लिखा बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया बेटा, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। क्या है अभिक्रिया का नाम, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और HCl, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ कराने पर आपका जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसका हम जल अपघटन करेंगे, और जल अपघटन करने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो अब इसको समीकरण के रूप में लिखना सीखें। तो सबसे पहले हम इन दोनों के मध्य क्रिया करवा रहे हैं, HCN प्लस HCl। अब हाइड्रोजन साइनाइड को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो H ट्रिपल बॉन्ड N,
तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई प्रॉब्लम होगी कि HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करवा दी। तो हुआ क्या बेटा, बीच का एक डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से HC ट्रिपल बॉन्ड N था, तो यहाँ से ये बंध टूट गया, यहाँ से एक बंध टूट गया। तो अब आप यहाँ पे एक पर H जोड़ सकते हो और एक पर Cl। तो आपका जो Cl है वो तो जुड़ जाएगा कार्बन से, इस कार्बन से, और इस N के साथ आपने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। तो यहाँ तो मैंने जोड़ दिया Cl और यहाँ जोड़ दिया H। तो डबल बॉन्ड टूटने से इनकी जो एक एक वैलेंसी फ्री हुई, तो कार्बन के साथ तो जोड़ दिया Cl और नाइट्रोजन के साथ जोड़ गया H। तो ये कंपाउंड प्राप्त हो गया। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है बेटा आपको, फिनॉल के साथ। तो देखो ये OH और यहाँ आपने क्या लिखा बेटा, फिनॉल। अब इस फिनॉल की क्रिया बेटा मैं किसके साथ करवा रहा हूँ, यहाँ पर HCl डबल बॉन्ड NH। अब देखो तो पैरा कंडीशन पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ से आपका, मैंने कहा कि जब हमें बेंजीन वाले पर हाइड्रोजन की आवश्यकता हो तो आप वहाँ पर हाइड्रोजन प्रदर्शित कर सकते हो, क्योंकि बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यह हाइड्रोजन तभी यहाँ से बाहर जाएगा जब कोई अन्य समूह यहाँ पे जुड़े। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ से एक H और यहाँ से आपका Cl, HCl बाहर हो गया। तो ये कार्बन अब इस बेंजीन वाले से, ये कार्बन इस बेंजीन वाले से यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो बेटा कैसे जुड़ता है, यहाँ पर लिख दिया बेटा, ये तो फिनॉल हो गया। अब ये कार्बन इसके साथ जुड़ेगा, तो ये कार्बन जुड़ गया यहाँ पे, इस कार्बन के साथ ही मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ H, आगे से इसका डबल बॉन्ड NH, क्या CH डबल बॉन्ड NH। तो इसको हमने किस प्रकार से बेटा लिखा वो गौर से देख लो कि C है, कार्बन है, वो इसके साथ जुड़ गया, उसके साथ क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, उसके साथ क्या जुड़ गया बेटा, H जुड़ गया, और फिर डबल बॉन्ड NH ऐसा कैसा लिख दिया। अब बेटा आपने इसका क्या करना था, जो सवाल में साफ साफ लिखा ऊपर लैंग्वेज के रूप में कि फिनॉल की अभिक्रिया HCN, फिनॉल की अभिक्रिया HCN और HCl के साथ करवाने पर जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ उसका आप क्या करवा दो, जल अपघटन। तो जल अपघटन का मतलब बेटा आपने अभिक्रिया किससे करवाई, जल से, जल से अभिक्रिया करवाई। तो ये दो हाइड्रोजन इसके साथ बाहर चले जाएंगे, तो क्या बच गया, N और N के साथ कितने हाइड्रोजन, 1 और 2, 3 हो गए। इसका मतलब -NH3 आपका क्या हुआ, बाहर चला गया। अब यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, O का मतलब एल्डिहाइड, क्या जुड़ जाएगा बेटा यहाँ पे O, और O का मतलब क्या जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपने लिख दिया OH और यहाँ CHO, CHO, और इसका आपने क्या नाम दिया बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर आपको पैरा, बेटा नीचे नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ ये नाम लिखा हुआ, ये नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बेटा ये फॉर्मुलीकरण हो रहा है, बेंजीन वाले पर CHO समूह जुड़ा है, तो ध्यान रखना बेंजीन वाले पर जब CHO समूह जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मुलीकरण। फॉर्मुलीकरण में हमने पहली अभिक्रिया पढ़ी थी गाटरमान अभिक्रिया, अब ये सेकेंड अभिक्रिया, सॉरी पहली पढ़ी थी रायमंड टीमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, रायमंड टीमान अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया कौन सी है आपकी, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण में अभिक्रिया। थोड़ी सी अलग है, पढ़ी हुई नहीं है तो याद करने में प्रॉब्लम आएगी, बार बार इसको 2 से 3 बार इसको लिख कर प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको यह अभिक्रिया याद होगी। तो क्या थी कि फिनॉल की अभिक्रिया HCN प्लस HCl के साथ करवाई, तो हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसका जल अपघटन करने पर हमें क्या, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
इसके बाद फॉर्मुलीकरण की लास्ट अभिक्रिया की भी हम बात कर लेते हैं। तो अब बात करें बेटा फॉर्मुलीकरण की अभिक्रिया की, तो ये तीसरी अभिक्रिया है यहाँ पे फॉर्मुलीकरण की। तो इस अभिक्रिया का बेटा नाम क्या है? टफ अभिक्रिया। बेटा तो नाम ही लिखा है टफ, डफ है लेकिन हम बोलते हैं टफ है क्योंकि बेटा थोड़ी सी हार्ड पड़ती है, थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम आती है। तो नाम तो क्या इसका डफ अभिक्रिया, लेकिन है क्या टफ अभिक्रिया। तो बेटा इस अभिक्रिया में भी बेंजीन वाले, फिनॉल में जो बेंजीन वाले है उस पर क्या जुड़ेगा? एल्डिहाइड समूह जुड़ता है। तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सा मेथिलीन, क्या लिखा है? फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन तथा बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, क्या लिखा बेटा? फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराने पर एन मेथिल सेलीसेल्डीमीन बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर सेल्डिहाइड बनता है। सेल्डिहाइड बनेगा। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? डफ अभिक्रिया। क्या लिखा है बेटा? डफ अभिक्रिया। अब हमें ये याद करना कि डफ अभिक्रिया होती किसके मध्य है, फिर हम आगे बात करेंगे। तो डफ अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, क्या लिखा है? फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवाई तो क्या प्राप्त हुआ? एन मेथिल सेलिसैल्डीमीन बनता है। एन मेथिल सेलिसैल्डीमीन बनता है, जिसका हमने जल अपघटन कर दिया तो हमें सेलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब समीकरण को लिखते हुए समझना बेटा। तो अभिक्रिया किसकी करवा रहे? फिनॉल की। तो फिनॉल का फॉर्मूला OH, सीधी सी बात एक ही याद की कि बेंजीन वलय के ऊपर OH, बेंजीन वलय के ऊपर OH फिनॉल हो गया। अब इसकी क्रिया हमें करवानी है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से। तो आपको याद करना है फॉर्मूला क्या होता है। मेथिलीन का मतलब CH2 बेटा कितने, हेक्सा का मतलब 6 और टेट्राएमीन का मतलब N कितने, 4। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और साथ में बोरिक अम्ल H3BO3 किसकी उपस्थिति में बेटा? ग्लिसरॉल की उपस्थिति में। तो बेटा बनता क्या है? बनता है आपका एन मेथिल सेलिसैल्डीमीन। बेटा ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा कि इनकी अभिक्रिया करवाई तो ये बनता है, याद ही करना है आपको। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ये बेंजीन वाली बन गई, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर CH, क्या लिखा है? यहाँ पे CH और फिर देखो एमीन का N, तो N ऐसे डबल बॉन्ड N और CH3, ये कंडीशन है।
नहीं है तो थोड़ा बड़े अक्षर में लिख दो बेटा, CH डबल बॉन्ड NCH3। ये कंडीशन थी। अब हमें यहाँ से समझना है, इसको याद कैसे करना है कि फिनॉल की अभिक्रिया CH2 6N4, फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक अम्ल के साथ ग्लिसरॉल की उपस्थिति में करवाई तो कंपाउंड क्या बना, एन मेथिल। अब सुनना बेटा कैसे याद करोगे, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो एन मेथिल। अब सुनना, अगर इस एन के स्थान पे ऑक्सीजन होता, एन के स्थान पे ऑक्सीजन होता तो उस कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, सैलिसैल्डिहाइड। अगर एन के स्थान पर यदि ऑक्सीजन होता तो सैलिसैल्डिहाइड बोलते। अब एन का मतलब एमीन से होता है, तो एमीन है तो क्या बोल दिया, सैलिसैल्डिमीन। तो एन मेथिल सैलिसैल्डिमीन बन गया बेटा। अब बेटा आगे तो जगह नहीं, तो मैं नीचे इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब बेटा हमें इसका क्या करना है, हमें इसका क्या करना है, जल अपघटन। तो जल के साथ क्रिया करवा दी। हमें इसका जल अपघटन करना, तो मैंने जल के साथ क्रिया करवा दी। तो देखो बेटा समझो होता क्या है, ये CH3 यहाँ से N और यहाँ से 2H, तो देखो क्या बाहर चला गया, CH3 N और H2, CH3 NH2, क्या बाहर चला गया, CH3 NH2, मेथिलेमिन बाहर चला गया। और ये ऑक्सीजन आपका यहाँ जुड़ जाएगा, यह ऑक्सीजन आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो कंडीशन क्या आई, OH CHO, क्या नाम दे दिया बेटा इसका, सैलिसैल्डिहाइड। तो अब हम बात कर रहे हैं, क्या लिखा है बेटा, डफ अभिक्रिया लिखी है। टफ है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली ये पद याद करना पड़ेगा, क्योंकि समझ नहीं पाओगे ये बना कैसे। तो फिर से हम बात कर लेते हैं कि डफ अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, फिनॉल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन तथा साथ में क्या, बोरिक अम्ल। तो ये फिनॉल, यह हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और ये बोरिक अम्ल, और किसकी उपस्थिति में बेटा, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराओगे तो ये कंपाउंड बनेगा। इसको रट लेना, पहले कह रहा हूँ अन्यथा याद नहीं रहेगा। क्या नाम था, एन मेथिल सैलिसैल्डिमीन, एन मेथिल सैलिसैल्डिमीन बनता है, जिसका जल अपघटन, जिसका जल अपघटन किया तो यहाँ से एन के साथ 2H जुड़ गए, एमीन बन गया, इस O को यहाँ जोड़ दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया बेटा, सैलिसैल्डिहाइड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बेटा आगे बात करें। बेटा ये बस कह दिया, सीधी सी बात है कि ये याद ही करना, और कोई ऑप्शन नहीं कि इसको हमने कैसे बनाया, क्योंकि इतने ही अपने दे रखा है, इससे ज़्यादा अपने काम की बात नहीं है। तो इससे ये बनता है, इसको आपको कह सकते हैं रटना, अपनी लैंग्वेज में रटना ही पड़ेगा। तो हमने अब आज क्या पढ़ा, फिनॉल के फॉर्मूलीकरण की अभिक्रिया पढ़ी थी। और वैसे भी देखा जाए तो जो क्वेश्चन बनता, सवाल बनता है, सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा बेटा आपका, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं की रासायनिक, या इस क्वेश्चन को कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण लिखें। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से सीधा क्वेश्चन आता है कि जैसे लिखा फिर्स पुनर्विन्यास, तो केवल हमें क्या लिखनी है, समीकरण, या क्या दे सकता है अगला, राइमर टीमान। अब बच्चे कन्फ्यूजन करके, सर पिछले चैप्टर में भी हमने राइमन टीमान अभिक्रिया पढ़ी थी, एक अलग टाइप की, बड़े ये लिख करानी है आपको। तीसरी गाटर मान एल्डिहाइड संश्लेषण। और नंबर 4
डफ अभिक्रिया, डफ अभिक्रिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखकर वो केवल इनकी नेम रिएक्शन है, इनके रासायनिक समीकरण पूछ सकता है आपको। तो यहाँ से आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए हमने क्या लिखा। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण लिखनी है, फिर पुनर्विन्यास, रायमंड टिमान अभिक्रिया, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण और डफ अभिक्रिया। आप भी इनको नोट करना, नोट किया होगा साथ में लिखो। फिर याद करने के पश्चात इस क्वेश्चन को मुझे भी नोटबुक में लिखकर सेंड जरूर कर देना, जिससे थोड़ा सा मुझे आइडिया लग जाए कि बच्चे लिख पा रहे हैं या नहीं है। इसी के साथ बेटा आज की हम ये क्लास समाप्त करते हैं।